हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया। डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए डुप्लीकेट होता है या एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। दोनों बनने वाले डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, जिसमें एक डीएनए अपने समान ही दूसरी कॉपी बना रहा है। और ये प्रक्रिया सेल डिवीजन के समय होती है, जिसमें इन डीएनए को डॉटर सेल्स के अंदर पास आउट किया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन की विधि जो होती है उसमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड या असुरक्षित विधि जो होती है वो काम में लाई जाती है, जिसमें डीएनए नए बनने वाले डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, उसका एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है या जनक के समान होता है, और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो नया होता है, जैसे कि न्यू डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की स्टडी सामान्यतः ई कोलाई में की जाती है। हालांकि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें उनके एप्लीकेशन में लगभग सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो प्रोसेस होती है वो सिमिलर होती है। प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन होता है वो यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन की तुलना में काफ़ी सिंपल होता है। और प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम या बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक सिंगल ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन पाया जाता है, जहाँ की डीएनए एप्लीकेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और इनके ऊपर एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकता है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होते हैं या बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें सिंगल पॉइंट ऑफ जो एप्लीकेशन होता है, ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे एक सिंगल रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है या रेप्लिकेशन बबल का निर्माण होता है, जहाँ की रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और रेप्लिकेशन दोनों दिशाओं में होता है। यूकैरियोटिक की तुलना में जो प्रोकैरियोटिक एप्लीकेशन होता है उसकी स्पीड जो होती है रिलेटिवली हाई होती है या ज़्यादा होती है। इसमें पर सेकंड 2000 न्यूक्लियोटाइड जो होता है उनका निर्माण हो जाता है। रेप्लिकेशन जो है वो बाइडायरेक्शनल है, दोनों दिशाओं में है, जो कि एक सिंगल ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन से स्टार्ट होकर दोनों दिशाओं में चलता है। इस पॉइंट को हम ऑरिजिन सी कहते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उनमें हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो इट मीन्स बैक्टीरिया जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म में है, वो डायरेक्टली उसके अंदर जो डीएनए है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में है। तो इसमें डीएनए एप्लीकेशन की जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड है, जिसमें दो स्ट्रैंड है, और वो दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री या एंटी पैरेलल होते हैं, पूरक होते हैं एक दूसरे के, जिसमें से एक स्ट्रैंड जो होती है वो 5 to 3 डायरेक्शन में चलती है और दूसरी स्ट्रैंड जो होते हैं वो 3 to 5 डायरेक्शन में चलती है। इन दोनों स्ट्रैंड के ऊपर ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है या डीएनए की नई स्ट्रैंड बनती है, और ये जो स्ट्रैंड बनती हैं वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में बनती हैं। सिंथेसिस जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का, जो सिंथेसिस होगा, जो नई बनने वाली जो चैन होगी वो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में बनेगी। अभी जो दोनों डायरेक्शन, इसमें जो एक स्ट्रैंड जो है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो कि कंटिन्यूस बनती है, और दूसरी स्ट्रैंड जो होती है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड जो होती है वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर बनती है, जिनको कि हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। बाद में इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को एंजाइम्स की सहायता से जोड़ दिया जाता है। अब हम बात करेंगे उन एंजाइम्स की जो कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। वो सभी एंजाइम्स या कारक जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको डीएनए रेप्लिकेट सिस्टम कहते हैं या रेप्लिसोम भी कहा जाता है। इनमें से सबसे पहले है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक की मॉलिक्यूल है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वह एक ग्रो करती हुई डीएनए की चैन में नए नए न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसको एक के बाद एक जोड़ता जाता है। और इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक डीएनए स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट चाहिए। जो पुरानी डीएनए स्ट्रैंड होती है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करती है, और ये डीएनए पॉलीमरेज होता है उसके ऊपर उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ के नई चैन बनाता है। लेकिन इसको एक टेम्पलेट और एक प्राइमर की आवश्यकता होती है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उनमें उसमें एक कैपेसिटी नहीं पाई जाती कि वो डायरेक्टली किसी टेम्पलेट के ऊपर एक नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सके। उसके लिए ज़रूरी है कि डीएनए जो टेम्पलेट है उसके ऊपर पहले से एक छोटी चैन जो होती है, न्यूक्लियोटाइड चैन जो होती है वो उपस्थित होनी चाहिए, जिससे कि हम प्राइमर कहते हैं।
उस प्राइमर के ऊपर ही वो एक के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। पॉलीमरेज जो होते हैं उसके लगभग 7 डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं। इनमें से 7 फैमिलीज़ जो होती हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो इनमें 7 फैमिलीज, 3 फैमिलीज जो होती हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो होते हैं उनमें कॉमन पाई जाती हैं। डीएनए पॉलीमरेज ए बी और सी मेन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ए बी एंड सी, जिसमें से डीएनए पॉलीमरेज सी जो होते हैं वो केवल प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, जिसकी कि पॉलीमरेज थर्ड भी हम कह सकते हैं। इसमें से पॉलीमरेज थर्ड जो होते हैं वो रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो कि फैमिली सी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट एंजाइम होता है इसमें हेलिकेजेस। हेलिकेज क्या करता है, जो डीएनए हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं उनको अनविंड करता है या खोलता है। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और हेलिक्स के रूप में पाया जाता है, वर्तुलन पाया जाता है उसके अंदर। तो वो एक रेप्लिकेशन पॉइंट जो होता है वहाँ डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होता है उसको अनविंड कर देता है, उसको खोल देता है, ओपन कर देता है। और नेक्स्ट एंजाइम में एसएसपी प्रोटीन्स। ये एसएसपी प्रोटीन होते हैं, इनको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं वो जो खुली हुई डीएनए स्ट्रैंड होती है, ओपन जो डीएनए स्ट्रैंड होती है उनके चारों तरफ एक कोट बना लेते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं कि वापस उनमें हेलिक्स नहीं बन जाए, वो एक दूसरे के चारों तरफ नहीं लिपट जाए। नेक्स्ट एंजाइम है प्राइमेज, जिसे कि हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमर। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो डायरेक्टली टेम्पलेट के ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ सकता, उसको एक छोटी न्यूक्लियोटाइड चैन की आवश्यकता होती है जिसे कि हमने प्राइमर कहा था। तो ये जो प्राइमर होता है वो आरएनए का बना हुआ होता है और इसे प्राइमेज एंजाइम द्वारा बनाया जाता है। ये प्राइमेज जो होता है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमेज होता है जो कि आरएनए प्राइमर बनाता है। और ये आरएनए प्राइमर जो होता है वो 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। नेक्स्ट मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसकी हम बात कर चुके हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो जो आरएनए प्राइमर के 3 एंड के ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाता है, 5 to 3 डायरेक्शन में चैन को ग्रो करता जाता है या बढ़ाता जाता है। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसमें एंडोन्यूक्लियस और एक्टिविटी दोनों पाई जाती हैं। ये जो आरएनए प्राइमर बनता है उस आरएनए प्राइमर को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी द्वारा हटा देता है, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देता है और वो जो गैप बनता है उस गैप में डीएनए पॉलीमरेज होता है 5 to 3 डायरेक्शन में नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ के उस गैप को वो भर देता है। उसके बाद जो न्यू चेन बनी हुई होती है और ये जो छोटा प्राइमर का जो टुकड़ा, प्राइमर की जगह ये जो छोटा टुकड़ा बना होता है उनके बीच में लाइगेज एंजाइम द्वारा उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है डीएनए टोपो आइसोमरेज फर्स्ट। टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो होते हैं उनका काम होता है, हम जैसे कि पहले बात कर चुके हैं कि डीएनए जो होता है वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होता है, उसमें कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग पाई जाती है। कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव 2 प्रकार की होती है। लेकिन जब डीएनए का रेप्लिकेशन होना होता है तो इन जो कॉइलिंग होती हैं उनको रिलैक्स होना होता है, उनको जिससे कि डीएनए जो होता है वो खुल सके। तो ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए स्ट्रैंड के अंदर कट लगाते हैं, जिसकी वजह से वो रिलैक्स हो जाते हैं और उनकी जो कॉइलिंग्स होती हैं वो खुल जाती हैं, जिससे दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो अलग अलग ओपन हो सके और उसके ऊपर डीएनए एप्लीकेशन पॉसिबल हो सके। टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो होता है, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंजाइम जो होता है वो डीएनए स्ट्रैंड्स में से केवल एक स्ट्रैंड के ऊपर निक लगाता है या कट लगाता है और डीएनए हेलिक्स जो होता है उसको ओपन करता है। एंड डीएनए टोपो आइसोमरेज सेकेंड जो होता है वो दोनों स्ट्रैंड के साथ एक साथ कट लगाता है और उसमें जो सुपर कॉइल जो बनते हैं उनको रिलैक्स करता है। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए के बनने वाले जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं आसपास के, उनके बीच में 3,5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के उनको आपस में जोड़ देता है, मतलब ये सीलिंग का काम करते हैं, इनको हम सीलिंग एंजाइम भी कह सकते हैं। ये थे एंजाइम सब डीएनए एप्लीकेशन के हम फुल प्रोसेस पढ़ते हैं कि इनकी क्या स्टेप्स है। रेप्लिकेशन जो होता है वो डीएनए के एक स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन के ऊपर, एक निश्चित स्थान के ऊपर स्टार्ट होता है, जिसे हमने कहा था ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन जो होते हैं इनको जो होता है वो एंजाइम्स द्वारा, जो एंजाइम मेन एंजाइम जो होता है फर्स्ट हेलिकेज एंजाइम जो होता है उसके द्वारा उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ई कोलाई जो होता है उसके अंदर एक सिंगल ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होता है
और इसमें जब स्टडी की गई तो ये देखा गया कि जो ऑरिजिन पॉइंट्स होते हैं इनके अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो मोस्टली 80 टाइप के होते हैं, जबकि दूसरे जो बेस पेयर होते हैं जीसी, उन बेस पेयर जो होते हैं उनका अमाउंट कम होता है। इससे इनको ये फ़ायदा होता है क्योंकि 80 बेस पेयर जो होते हैं वो उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि जीसी बेस पेयर जो बेस पेयरिंग होती है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एसी बेस पेयरिंग वाला जो रीजन होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ईजिली तोड़ा जा सकता है। तो हेलिकेज एंजाइम जो होता है उस रीजन में ईजिली इन हाइड्रोजन एंजाइम को तोड़ के दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं उनको ईजिली ओपन कर सकता है। उनको वो आसानी से जो होती है वो एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। अब जो ये हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ता है। वहाँ जो बेस पेयरिंग होती है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ से वो दोनों स्ट्रैंड जो होती है वो ओपन हो जाती है। ओपन होते ही उसमें 2 वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनती हैं जिनको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ये दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क जो होते हैं एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये दोनों जो रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं वो मिलके एक रेप्लिकेशन बबल बनाते हैं। अब यहाँ पे दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दोनों खुलते जाते हैं अपोजिट, जैसे जैसे खुलते जाएंगे उन दोनों ही स्ट्रैंड के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के ऊपर दोनों डायरेक्शन के अंदर रेप्लिकेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और ये फॉर्क खुलते जाएंगे और बबल जो होता है वो बड़ा होता जाता है। जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वो डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है। इसके एक पॉइंट के ऊपर ही रेप्लिकेशन होता है वो स्टार्ट होता है, जिससे एक बबल बनता है और वो बबल जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में खुलता जाता है और एट लास्ट जो होता है जब टर्मिनल पॉइंट आता है तो वहाँ से 2 सर्कुलर डीएनए बन चुके होते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए बन चुके होते हैं। और वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होते हैं उसमें फिर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कट लग के वो दोनों सर्कुलर डीएनए जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इसके अंदर ये ब्रेक हो जाता है और इसमें ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं फिर इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री ये पॉलीमरेजेस यहाँ पे जुड़ जाते हैं और इनसे कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं इनकी चेन्स जो होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क के ऊपर अनविंडिंग एंजाइम जो होता है हेलिकेज जो होते हैं वो उसको खोलना शुरू कर देते हैं और ये जो खुली हुई चेन्स जो होती हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन्स द्वारा जो होती हैं वो उनको कोट कर लेते हैं, जिससे कि वो उनको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही रखती हैं, खुली हुई अवस्था में रखती हैं। वो अगेन आपस में एक दूसरे पर ना लिपट सके, वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो केवल जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको 3 एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड जो उसके 3 एंड पे जोड़ सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डायरेक्टली टेम्पलेट के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को नहीं जोड़ता है, वो पहले से उपस्थित जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके 3 एंड के ऊपर ही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमेज द्वारा एक छोटे से आरएनए प्राइमर जो कि 10 to 100 पेज का होता है वो बनाया जाता है टेम्पलेट के ऊपर, जो कि टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये डीएनए पॉलीमरेज को 3N प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जा सके। इस प्राइमर बनने के बाद 3N के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा नए नए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के और फिर नई न्यूक्लियोटाइड चेन्स को बनाया जाता है। अब इसमें हमने बात की थी कि 2 चेन्स होती हैं, जब भी चेन ओपन होंगी 2 स्ट्रैंड होंगे, एक तो 5 to 3 डायरेक्शन में जाएंगे, एक 3 to 5 डायरेक्शन में जाएंगे। तो 3 to 5 डायरेक्शन की जो चैन होगी टेम्पलेट चैन होगी उसके ऊपर जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। तो एक पॉलीमरेज जो है उसको 5 to 3 डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा, उसको कंटिन्यूस बनाएगा लगातार। तो इस चैन को हम कहते हैं लीडिंग चैन, क्योंकि लीड कर रहा है, वो लगातार बन रहा है। लेकिन जो सेकंड जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट चैन है वो 5 to 3 डायरेक्शन में, उसके ऊपर जब एप्लीकेशन होगा तो उसमें जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 3 to 5 डायरेक्शन में जाएगा। बट पॉलीमरेज जो है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही जो है वो सिंथेसिस कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
कि बनेगा तो उस जो जो नई स्ट्रैंड जो बनेगी वो 3 to 5 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनेगी, बट वो रिवर्स में बनेगी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगी, जिससे टोटल चैन जो होती है वो 3 to 5 डायरेक्शन में ग्रो करती है, पर जो सिंथेसिस होगा वो 3 to 5 डायरेक्शन में बनेगा। तो वो कैसे होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, जिसे हम बोलते हैं लैगिंग चैन। इस टेम्पलेट को हम बोलेंगे, ये बनने वाली चैन जो होती है उसको हम बोलते हैं लैगिंग चैन। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं उनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जैसे कि हम इसको इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें ये टेम्पलेट जो है, ये वाला जो टेम्पलेट है, ये 5 to 3 डायरेक्शन में है। तो इसमें जो चैन बनती है इसके विपरीत 5 to डायरेक्शन में सीधी बनती है। 3 to 5 डायरेक्शन वाला जो होता है उसके ऊपर जो चैन बनती है वो 5 to 3 डायरेक्शन में कंटिन्यूस बनती है, इसको हमने लीडिंग चैन बोला। और दूसरी चैन जो है जिसका टेम्पलेट जो होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन में है, तो उसके ऊपर जो बनती है वो जो ग्रो करती है वो तो 3 to 5 डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो चैन का सिंथेसिस होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में 5 to 3 डायरेक्शन में ही होगा। तो इस स्ट्रैंड को हमने लीडिंग स्ट्रैंड बोला और इसको हमने लैगिंग स्ट्रैंड बोला। और ये बनने वाले जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं बाद में इनको सीलिंग एंजाइम जो लाइगेज होता है उनके द्वारा 3,5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा बना के इनको जोड़ दिया जाता है। अब जो डीएनए फर्स्ट एंजाइम है वो आरएनए प्राइमर, क्योंकि इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, उसको वो जो प्राइमर जो होता है उसको वो क्लीव कर देता है, उसको हटा देता है, और वो जो गैप होता है उसको डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स द्वारा जोड़ के उसको भर दिया जाता है। डीएनए लाइगेज जो होता है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं उनके ब्रेक्स जो होते हैं बीच में उनको सील कर देता है, उनको जोड़ देता है। टोपो आइसोमेरेज जो होता है वो डबल हेलिक्स में जितने भी टाइट वुंडली पार्ट जो होते हैं या हाईली कॉइल पार्ट जो होते हैं उनको वो रिलैक्स कर देता है। तो इस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसके अंदर एक ऑरिजिन पॉइंट है, यहाँ से एक रेप्लिकेशन बबल या फोक बनता है, दोनों डायरेक्शन जो होता है उसमें ये खुलता जाता है और धीरे धीरे खुलते हुए इसके ऊपर दोनों ही स्ट्रैंड्स के ऊपर दोनों डायरेक्शन में जो नई स्ट्रैंड जो होती है वो बनना शुरू हो जाती हैं। और एट लास्ट 2 डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो होते हैं वो बन जाते हैं, और टर्मिनेशन पे टर्मिनल पॉइंट जो होता है वहाँ पे फिर एंडोन्यूक्लियस कट लगा के इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। इस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 एग्जैक्ट या 2 समान डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। थैंक यू।